कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि किसी से कह रहा होता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे ऐसी जगह मिलूँगा, वो भी 5 साल होने को आ गए हैं जब मैं तुमसे लास्ट बार मिला था। तो वह सामने खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है, क्या इतनी जल्दी इतना समय गुजर चुका है? मैंने यह मैंने जब तुम्हें लास्ट बार देखा था तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, जुआन योग। हमें मालूम पड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जुआन योग है। वह लड़का कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकें। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है, ये बिल्कुल पहले प्लेस की तरह नहीं है। तो वह लड़का कहता है, हाँ तुमने सही कहा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को घुमाते हुए कह रहा होता है कि मुझे याद है कि मुझे किस तरीके से फैमिली हेड के द्वारा बहुत ज़्यादा डांटा जाता था, कभी कभार तो पीटा भी। मुझे अभी भी वह किक याद है जिसकी वजह से मैं कई सारी चीज़ें सीखा हूँ उस दिन। तो वह लड़का कहता है, क्या तुम इस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भुला पाए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारे ये काइंड वर्ड उस दर्द को भुलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और दिखाया जाता है वह अपनी लचीली तलवार दोबारा से घुमाता है और वह दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कह रहा होता है कि यह पहले से अलग है अब। और दिखाया जाता है उनके बीच की लड़ाई शुरू है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार जो कि लचीली होने की वजह से उस लड़के की तलवार के ऊपर लपेट लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम्हें यह कैसा लगा? तभी वह लड़का कह रहा होता है कि तुमने अपने हिसाब की एक स्वॉर्ड स्टाइल को अपना लिया और एक लचीली तलवार जो तुम पे शूट करती है। तभी दिखाया जाता है वह अपनी टेक्निक यूज़ करता है और अपनी तलवार को हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार से छुटा लेता है और फिर दोबारा से उनमें लड़ाई होने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये तो सीमा शॉर्ट टेक्निक है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इस तरह की शॉर्टमैनशिप यूज़ कर रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टेक्निक यूज़ करता है, सोल सो बूम, और कह रहा होता है कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए और मैं भी। उसकी टेक्निक की वजह से वहाँ पे लाल कलर की तितलियाँ उड़ने लग जाती हैं और कह रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, मैं भी तुम जैसे कोई फेस करना चाहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पता जाता है कि स्टोरी की शुरुआत होती है एक ही बहुत ही फेमस फैमिली से, क्यों कामस्योक फैमिली की ब्रांच कामस्योक सोल फैमिली से, क्योंकि उनके पास 6 शॉट ट्रायल की टेक्निक थी जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और यह बात मैंने एक विंटर के दिनों में सुनी थी। एक गरीब से कपल आई और कामस्योक सोल फैमिली के गेट पे एक बच्चे को छोड़ के चले गए और वह बच्चा एक नैनी के द्वारा उठा लिया गया, जिस वजह से वह इस फैमिली में एक सर्वेंट के रूप में बन के रह गया। और वह बच्चा मैं हूँ, जॉन योग। और इस हाउस होल्ड को मैं 10 सालों से सर्व करता हुआ आ रहा हूँ। और इन्होंने क्या यह बात नहीं कही थी कि एक गांव का कुत्ता भी 3 सालों में पोइट्री लिखना सीख जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे बड़ा हुआ तो मैंने यह चीज़ रियलाइज़ की कि पब्लिक का ओपिनियन इस हाउस के मास्टर की तरफ यह है कि वह बहुत ज़्यादा मूर्ख इंसान है। कामस्योक सोल के हाउस मास्टर सोल ड्योक, जो कि हर रोज़ सुबह सुबह अपनी एक सीक्रेट टेक्निक कामस्योक सोल फैमिली की प्रैक्टिस करते हैं और उनकी अपीयरेंस बिल्कुल एक वाइट क्रेन की नाचते हुए लगती है। इस वजह से इसका नाम वाइट क्रेन शॉर्टमैनशिप रख दिया गया। मगर इसे रोज़ देखने की वजह से मैं एक कमी बता सकता हूँ कि जो वाइट क्रेन शॉर्टमैनशिप है वह अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा काम करती है। वह किसी भी समय किसी भी पोस्चर को हटा के एक नया पोस्चर अपने डिफेंस में क्रिएट कर सकते हैं। मगर फिर भी जैसे ही वह अपना मास्टर 50 स्ट्रोक चलाते हैं तभी दिखाया जाता है जो फैमिली का हाउस हेड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे दोबारा से क्या करने आ गए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मास्टर की शॉर्टमैनशिप इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि मैं इसे देखने लग गया और इसे ही देखता रह गया। तो हाउस हेड कह रहे होते हैं कि तुम जैसा एक लोनली सर्वेंट इसे देख के क्या समझ सकता है? तो हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा हंसता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे कभी और बात करनी चाहिए। कुछ भी हो, जो कि हाउस हेड है वो इस टेक्निक पे कई सालों से रिसर्च करते हुए आ रहे हैं, मगर फिर भी मेरे जैसा लोनली सर्वेंट भी उसमें कमियां देख सकता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ एक और बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो कह रहा होता है, तुम आजकल उनको घूमना इस तरह से बंद करो और मेरे पास आओ यहाँ पे।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए जाता है और कह रहा होता है, ग्रांडपा हुआंग तुम यहाँ पे हो। तो ग्रांड हुआंग कह रहे होते हैं कि अगर यह, मुझे पता है कि यह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मगर फिर भी एक सर्वेंट को इस तरह से घूरना ये अच्छा नहीं रहता है सर्वेंट के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इस चीज़ पे विश्वास करना कि वह एक टॉप नॉच के मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो भी मुहिम में, यह बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं इनको एक मूर्ख इंसान मानता हूँ। जो मास्टर की जो फर्स्ट वाइफ थी, जिनका नाम था मिंगा योंग, यह कहा जाता है कि वह उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे, मगर यह बात मैंने खाली स्टोरीज में सुनी है, फैमिली के मेंबर और सर्वेंट के द्वारा जो चलते हुए बात करते रहते हैं इनके बारे में। तो इस बारे उन स्टोरीज से मैं यह समझ सकता हूँ कि लेडी कितनी ज़्यादा ग्रेट थी, मगर फिर भी उन दोनों के डिसीजन एक जैसे नहीं होते थे, क्योंकि जो लेडी थी वह बहुत ज़्यादा समझदार होने की वजह से एक अच्छा डिसीजन लेती थी, मगर जो हाउस हेड थे उनकी इंटेलिजेंस की वजह से जेलस रहते थे। इस वजह से वह उनके विपक्ष में रहते थे हमेशा, क्योंकि लेडी मिन हमेशा ही एक अच्छा डिसीजन लेती थी, जिस वजह से जो सोल फैमिली थी वह उनको फॉलो करती थी और उन्हें रेस्पेक्ट भी। मगर वह इस बात से इतना ज़्यादा जेलस होते गए कि वह उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हाश हो गए और उनके बच्चों की तरफ भी, जिस वजह से जो लेडी मिन थी वो मर गई। कि ऐसा व्यक्ति जो इतनी ज़्यादा अच्छी वाइफ को खो दे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो यह मूर्खता नहीं तो क्या है। इसी वजह से मैं अपने मास्टर को मूर्ख इंसान मानता हूँ। और वह कहता है, चलो बैकग्राउंड की स्टोरी को छोड़ो, अब प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं। और दिखाया जाता है एक स्ट्रीट का, एक गली का सीन। तभी दिखाया जाता है फर्स्ट यंग मास्टर को, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को दिख रही होती हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आज की हार्वेस्ट यह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से खींच लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, कौन है जिसने मुझे पीछे से खींचने की हिम्मत की। तभी वह देख के डर जाता है, यह तो उसके यंग मास्टर हैं। एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर रहा होता है कि मैं इस फैमिली में एक स्लेव की तरह काम करता था और ऐसा लगता था जैसा कि मैं एक जेल में बंद हूँ। मगर जब मैं 7 साल का हुआ तो मैं टाउन में बाहर जाने लगा। तब मैंने अपने सराउंडिंग की कुछ चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। जो मेरे उम्र के बच्चे हैं वो इन सड़कों पे यूँ ही घूमते रहते हैं और वह भी मेरी तरह ही अनाथ हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह अपना पेट भरने के लिए चोरी करते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। मगर जब भी वह पकड़े जाते हैं तो उनको जब तक पीटा जाता है जब तक उनकी जान न चली जाए, या फिर वह बहुत बुरी तरह से पीटे न जाएं। मगर मैं उन सभी से अलग हूँ, क्योंकि मैं बिना किसी की नज़र में आए मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे इंस्टिंक्ट मुझे पहले ही बता देते हैं कि मुझे किन लोगों से बच के रहना है, और इसी तरह से मैं यह सब चीज़ आराम से चुरा सकता हूँ। जैसे मैंने ये डम्पलिंग, राइस केक और पैनकेक चुराए हैं। और यह ऑर्फन बच्चे ये इसी वजह से मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं इन्हें खाना देता हूँ। और यह फीलिंग ये इतनी भी बुरी नहीं है। ये दिन भी और दिनों की तरह यूजुअल था, मगर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आज की हार्वेस्ट यह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के कॉलर को पीछे से खींच लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कह रहा होता है, कौन है जिसने मुझे पीछे से खींचने की कोशिश की। तो वह कुछ चीज़ देख के डर जाता है, क्योंकि वह उसके यंग मास्टर होते हैं। और यंग मास्टर कह रहा होता है कि जो भी तुम्हारे हाथ में है उसे नीचे रख दो। और यंग मास्टर उसको बता रहा होता है कि ये डम्पलिंग तुमने मिस्टर होंग की दुकान से चुराए हैं, और ये स्नैक तुमने युगा की शॉप से चुराया है, और ये राइस केक ये तुमने मिस्टर यू की दुकान से चुराए हैं। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम यह सब चीज़ कब से करते हुए आ रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वह सोचने लग जाता है कि इन्होंने मुझे अभी तक पकड़ा ही नहीं है, बल्कि उन्हें यह भी पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से चुराई है। यह इंसान मैंने अभी तक जो चुराते हुए आया हूँ, मैंने कभी भी यंग मास्टर को मुझ पर नज़र रखते हुए नहीं देखा। तो हमारा यंग मास्टर मेन कैरेक्टर के पेट में लात मारते हुए कह रहा होता है, क्या तुम अब मुझसे झूठ भी बोलोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं यह 10 बार से भी ज़्यादा कर चुका हूँ, मगर मैंने कभी भी यंग मास्टर को मुझे देखते हुए नहीं देखा।
तो यंग मास्टर कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो हाँ, मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मैं सच में रंगे हाथों पकड़ा जा चुका हूँ। और वह सोच रहा होता है, अब मुझे डर लग रहा है, जो भी चीज़ मैंने की है वो सब यंग मास्टर को पता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बुद्धा के पाम में हूँ, एक बहुत छोटा तिनके के बराबर, जो कि मेरे आर पार देख सकते हैं। अब मुझे डर से भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उस किक की वजह से वह बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि यह बात समझ में आती है कि तुम यह काम 1-2 बार करो अपनी भूख मिटाने के लिए, मगर तुम इसे रोज़ ही करते हुए आ रही हो। तुम एक चोर से ज़्यादा कुछ नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। कितनी ही सिंपल बात है। तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि वह मुझे इस भीड़ वाले इलाके में डांट रहे हैं, जिससे वह सभी को मेरा फेस पहचान में आ जाए जब भी मैं चुराने जाऊं। तो यंग मास्टर कह रहा होता है, हमारे हाउस के फ्रंट डोर के बाहर एक जेलकोवा ट्री है, उसके जड़ों में मैं रोज़ अपना वॉलेट रख जाऊंगा, जिसकी मदद से तुम खाना खरीद सकते हो, और इसके बदले में तुम्हें कभी चोरी नहीं करनी। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इसका अंजाम पता होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इनका सर्वेंट बन जाऊँगा, जो कि इनके लिए ही काम करूँगा। और यहाँ से यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के चला जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि अब मुझे बुरा फील करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी जो मैं चोरी करता हूँ उसकी वजह से। और वह सोच रहा होता है, वह बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है कि वह किसी को भी आसानी से पहचान सकते हैं और किसी भी चोरी हुए आइटम को आराम से पहचान सकते हैं। वह आंखों से देख के ही बता सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। जो यंग मास्टर हैं वो अभी तक के डरावने पर्सन है जो मैंने अभी तक देखे हैं, मगर फिर भी जो फैमिली हेड हैं वह उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं, क्योंकि वह अपनी न्यू वाइफ की वजह से उनके हाथों में खेलते रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे फैमिली हेड हैं वह बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं। गैंग्सो च्यू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है जिनका नाम है चेंग सेनमी। वह बहुत ज़्यादा चालाक औरत है जिसने इस सियोल फैमिली में इसलिए शादी की है जिससे वह इस फैमिली की ताकत को अपने हाथों में कर सके, और वह इस फैमिली के सभी लोगों को अपने साइड करती हुई आ रही हैं, और वह हमेशा ही फादर और सन के बीच में एक दीवार के रूप में खड़ी रहती हैं। मगर पहले तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा अनॉय हो गया था, क्योंकि मास्टर को किस तरह से बुली किया जाता है, मगर कुछ टाइम मुझे यह बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि यंग मास्टर अपना डिफेंस बिल्कुल छोड़ देते हैं और वह चैंग सैनमी के अटैक को झेलते हैं। अगर उनका लेवल देखा जाए वह इसको आराम से काउंटर अटैक कर सकते हैं और उनकी चालों को आराम से नाकामयाब करके उनको फंसा सकते हैं। इसलिए वह मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं करते अपने डिफेंस में। वह सोच रहा होता है, भले ही मैं इन दोनों के बीच की लड़ाई को देख नहीं सकता, इसलिए मैं भी इस लड़ाई में ज्वाइन हो गया। और तभी वह दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ छुपके से देखता है, और वह देखता है कि जो सेकंड डॉटर है सियोल फैमिली की, सियोल सेंगी, वह कहीं भागी हुई जा रही है और वह छुपते छुपाते हुए देखते हुए जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये तो यंग मास्टर का रूम है, कि ये सियोल सेंगी यहाँ क्या करने आई है, यह कुछ ना कुछ यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए आई है। और वह सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि वह अब अपनी बेटी का भी इस चीज़ में इस्तेमाल कर रही है। वह कितनी बेकार औरत है। मुझे यह बात मालूम नहीं पड़ेगी जब तक मैं खुद से जाके चेक नहीं कर लेता कि वह अब क्या ट्रिक यूज़ कर रहे हैं यंग मास्टर के ख़िलाफ़। और वह बता रहा होता है पुराने समय से ही कि बड़ी फैमिलियों में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, और स्पेशली सियोल फैमिली में। तो अब हमें चैंग सैनमी और यंग मास्टर के बीच में एक फ़ाइट होने को ज़रूर दिखेगी। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर यंग मास्टर के कमरे में पहुंच जाता है और वह देख रहा होता है कि उसने कुछ ना कुछ तो मार ज़रूर छोड़ा होगा। तभी वह देख लेता है एक ड्रॉअर की तरफ और जाता है और कह रहा होता है कि मुझे पता था। तभी वह उसे खोलता है और देखता है कि उसमें एक डॉक्यूमेंट रखा है, और उसे पढ़ने लग जाता है और कह रहा होता है, क्या ये तो लैंड के डॉक्यूमेंट है। अब मुझे समझ में आया, वह इस लैंड के डॉक्यूमेंट से यंग मास्टर को कोशिश कर रही है जब वह एक चोर का नाम उनके साथ जुड़ जाए, जिस वजह से वह अपनी इज्जत खो दें और वह एक ऐसी खाई में गिर जाएं जहाँ से वह लौट के नहीं आ सकते। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और तभी वह दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को डॉक्यूमेंट को हाथ में लिए सोच रहा होता है, अगर यह यंग मास्टर के रूम से पकड़ा जाता है तो यह बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी,
चूस एनमी जो है वो सच में यंग मास्टर को एम कर रही है। यहाँ तक कि यंग मास्टर ने जब मुझे चोरी करते हुए पकड़ा था तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था और पीटा भी था, मगर इस चीज़ में वह कभी भी अपना डिफेंस नहीं करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बच्चों के खाने के लिए पैसे भी दिए हर रोज़। मैंने सोचा था कि ये पहले 1-2 दिन देंगे, मगर वह रोज़ ही आज यह पैसे रखते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि अपने एक सर्वेंट के लिए। तो वह वर्दी हैं इस सियोल फैमिली के यंग मास्टर कहलाने के लायक हैं। फिर भी वह इतने अच्छे होने के बावजूद वह चूस एनमी की ट्रिक को डिफेंस नहीं करते हैं। और वह सोच रहा होता है अगर ऐसा होता है तो यंग मास्टर की यहाँ कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, और इस वजह से जो इस फैमिली में फ़ाइट होने वाली है यंग मास्टर और चूस एनमी के बीच वह कभी भी नहीं होगी। तो मुझे इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मैं उस फाइट को देखना चाहता हूँ, क्योंकि वह फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि दोनों ही साइड जब मैच की हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और दोनों ही के बीच में एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। अगर एक भी साइड वीक हो जाती है तो उस फाइट का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए यह करने जा रहा हूँ। वह उस डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले जाता है और वह कह रहा होता है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यंग मास्टर की काइंडनेस की वजह से इम्प्रेस हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बच्चों के खाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। और हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर अपने घुटनों पे बैठे हुए होते हैं और फैमिली हेड कह रहा होता है कि तुम मास्टर, कि तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि सभी लोग चूस एनमी और सोल सेंग हुई सभी लोग यहाँ इतनी गैदर हुए हैं, अब वह इस समय क्या कर रहे हैं। तो फैमिली हेड कह रहा होता है क्या अब तुम इस बात से मुकरने वाले हो कि जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट थे वो मिसिंग है और तुम्हें नहीं पता वह कहाँ है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि हाँ मुझे नहीं पता वह कहाँ है। तो फैमिली हेड गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि जो लैंड डॉक्यूमेंट है उसकी पैर आगे वो अपने आप से भाग गए, कि इसी तरह से मत बैठे रहो और मुझे बताओ कि वह कहाँ गए। और चूसन में यहाँ बोलने लग जाती है कि मुझे पक्का नहीं पता है, मगर मैंने क्या था कि यंग मास्टर जो हैं वो स्लम में जाने लगे हैं, वह अब अडल्ट हो चुके हैं। तो मैं चिंता कर रही हूँ कि वह ले जा सकते हैं, कि उन्होंने बुरी हैबिट पाल ली है बच्चों के लिए। और वह अपनी आवाज़ भारी करते हुए कह रही होती है कि मैं बस चिंता हूँ। तो यंग मास्टर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चोर बनाने की कोशिश कर रही हो, जिससे मेरी फैमिली में कोई इज्जत नहीं करेगा। और तभी उसकी डॉटर भी बोलने लग जाती है और वह कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो कल जब मैं लॉन्ड्री में थी तो मैंने यंग मास्टर के रूम में एक स्क्रॉल देखा था। तो यंग मास्टर सोच रहा होता है कि मैं यह सभी चीज़ इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रैंड मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा, मगर इस तरह की का नॉनसेंस मैं ये नहीं झेल सकता। और यंग मास्टर कहने लग जाता है कि जो सियोल फैमिली की सेकंड डॉटर है वो नौकरों की हेल्प कर रही थी, कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिल है। तो सेकंड डॉटर कहने लग जाती है कि ऐसा है तो कि तुम, मुझे लगता है तुम्हें यह नहीं पता होगा क्योंकि तुम स्लम्स में ज़्यादा रहते हो। और यंग मास्टर सोचने लग जाता है कि ये बिना झपकाए भी झूठ बोले जा रही है। मैंने इसको बहुत बार देखा है सर्वेंट को पीटते हुए, वो भी एक कीड़े मकोड़ों की तरह। अभी भी फादर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी फैमिली हेड गुस्से में बोलता है कि यंग मास्टर के रूम की तलाशी लो अभी के अभी और मुझे वह स्क्रोल ला के दो। तभी सर्वेंट जाते हैं और वह स्क्रोल लेके आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर हमें यह स्क्रोल मिल गया। जैसा कि यंग लेडी ने बताया था यह यंग मास्टर के कमरे से मिला है। तो फैमिली हेड कह रहा होता है कि मुझे पता लग जाएगा जब मैं इसे देखूंगा। तो यंग मास्टर सोच रहा होता है यहाँ तक कि वह अपने साथ सर्वेंट को भी मिला लिया है। तो फैमिली हेड देखता है उसे और देख के थोड़ा सा चौंका और कह रहा होता है कि ये क्या नॉनसेंस है। इस बात को सुन के यंग मास्टर भी सोचने में पड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह एक ड्राइंग है। और फैमिली हेड कह रहा होता है कि ये कोई लैंड के डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो बस एक ड्राइंग है
और तभी वह दिखाया जाता है, तभी यंग मास्टर सोचने लग जाता है कि ये जो विजन टेक्निक है की फर्स्ट फॉर्म है, कि ये सच में उस बच्चे ने किया होगा जुआन योग। तो यंग मास्टर मांगते हुए कह रहा होता है कि ये मैंने अपने सबसे ज़्यादा पास छुपाया हुआ था, क्योंकि मुझे अपनी ड्राइंग स्किल्स पे शर्म आती है। और कह रहा होता है क्या इसमें कुछ गलत है। और तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बाहर एक पेड़ पे बैठ के सब चीज़ देख रहा होता है। और तभी यंग मास्टर उसकी तरफ देखता है तो मेन कैरेक्टर डर जाता है और कह रहा होता है क्या उन्होंने अभी भी मुझे नोटिस कर लिया, यह सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी पर्सन है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है तो फादर क्या मैं जा सकता हूँ। तो फैमिली हेड कह रहा होता है हाँ। तभी दिखाया जाता है सेकंड को, जो कहती है मगर फादर। तो चैंग सेन भी कहती है अब चुप रहो। और मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि जो भी इस एविडेंस था डॉक्यूमेंट का वो अभी भी मेरे पास है, और किसी ने यह इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इसका कल कौन है। और तभी दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर पेड़ की जड़ों में से पैसे निकाल रहा होता है जो कि यंग मास्टर ने वहाँ छोड़े थे। और वह कह रहा होता है कि अब तुम कब तक अपने आप को इसी तरह से रखोगे, तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तुम कब तक उन बास्टर्डों को अपना एडवांस लेते रहने दोगे हर एक बार। तब ये कब आ जाती है जो कह रही होती है तो अच्छा आखिरकार वो तुम हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। और तभी दिखाया जाता है हमें लेडी सियोल्सो योन को, जो कि सियोल फैमिली की फर्स्ट डॉटर है। और वो कह रही होती है क्या तुम सरप्राइज होगे, मुझे माफ़ करना। तो मेन कैरेक्टर उस पैसे की थैली को पीछे दबका देता है और कह रहा होता है कि यंग लेडी आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो। सियो योन कह रही होती है कि मैंने अभी जस्ट सोचा था कि तुम यहाँ पे चोरी कर रहे हो, कि मैंने यह अपने ब्रदर से सुना था कि तुम बच्चों के लिए खाना देते हो जो कि भूखे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस थैली को आगे ले आता है, कह रहा होता है अच्छा। वह सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि यंग लेडी भी इतनी समझदार है। तो यंग लेडी कह रही होती है कि चुराना वैसे तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, मगर जो भी तुम कर रहे हो तुम्हें उस पर प्राउड करना चाहिए। कि यह जान के अच्छा लगा कि अभी भी कुछ लोग इस दुनिया में अच्छे हैं जो कि इंसानियत का मतलब समझते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहाने बनाते हुए कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मुझे तो बस चुराने की बुरी आदत है। यहाँ तक कि मैंने जब यंग मास्टर की हेल्प की थी इस बार, तो मैं बस बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि मुझे सेकंड लेडी ने पीटा था। और वो कह रहा होता है कि वैसे भी मैं इतना भी अच्छा लड़का नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। तो फर्स्ट लेडी थोड़ी सी मुस्कुराती है और कह रही होती है कि फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगी कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो जिसने मेरे ब्रदर की हेल्प की। और वह सोच रहा होता है अगर इनकी जगह यंग मास्टर होते तो वह समय यह कहते कि मैं बिल्कुल चालाक नहीं हूँ, ये मैंने बहुत ही बुरा काम किया है। और वह सोचने लग जाता है कि अच्छा है कि मैं एक सर्वेंट हूँ जैसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। वो कह रहा होता है किसे परवाह है फैमिली की और एंसेस्टर की नाम की। दोनों ही यंग मास्टर और यंग लेडी वह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी एक सर्वेंट जाता है भागते हुए, कह रहा होता है यंग मास्टर कि तुम्हारी ग्रैंड मदर वह ख़त्म हो चुकी हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट। और यंग मास्टर जाता है रोते हुए अपनी दादी से मिलता है और दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है मर गई हैं। वह जाता है और अपनी ग्रैंड मदर को हाथ पकड़ते हुए रोने लग जाता है। तभी वह पुरानी बात सोचने लग जाता है कैसे उसकी ग्रैंड मदर कह रही होती हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली के बीच की फ़ाइटों को अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हें इस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है सबसे बड़े बेटे के होने की वजह से। यही मेरी फाइनल विश है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। तो यंग मास्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना ग्रैंड मदर, मगर मैं यह नहीं झेल सकता इससे ज़्यादा। अब मैं इस चीज़ को देखते हुए नहीं रह सकता अपनी करंट फैमिली के बारे में। और दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी का फ्यूनरल होता है। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और उस बूढ़े आदमी को जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ। और वो कह रहा होता है कि यहीं चुपचाप खड़े रहना। तो ये हमें बताया जाता है कि इस बात को सबसे ज़्यादा यंग मास्टर परेशान थे। और वो कह रहा होता है कि मगर मैं इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता जैसे मैंने कि लैंड डॉक्यूमेंट में की थी, मैं बस इसे दूर से ही देख सकता हूँ। और वो बता रहा होता है कि अब जो फैमिली है वो चूस एनमी के हाथों में गिर जाएगी। और दिखाया जाता है कि जो
चू सैनमी है वो यंग मास्टर को छोड़ के दिया है। उसने ना ही कुछ कहती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई राइट टाइम का इंतज़ार कर रही है। और जब से 1 महीना गुजर चुका है और सीज़न चेंज हो गया, जब से ओल्ड लेडी मरी है तब से यंग मास्टर भी खोई खोई से रहती हैं। दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे यंग मास्टर पैसे की थैली को रखने आता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये मेरा लास्ट बार है जब मैं यहाँ पैसे रख के जा रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कह रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि अब तुम दोबारा से आ गए। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अगर यंग मास्टर ने ऐसा डिसीजन बना ही लिया यहाँ से जाने का तो मैं उन्हें कुछ मनी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट देना चाहूँगा कि तुम इसे ले सकते हो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे, कि तुम्हें पता था मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। तो मेन कैरेक्टर पेड़ से उतरते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार करा इस ठंडी रात में। और वो कह रहा होता है कि सच में यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस फैमिली को क्यों छोड़ के जा रहे हो अपने आप से। क्या तुम लेडी चू के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते? तुम्हें अपनी ट्रू क्वालिटी दिखानी चाहिए, एक एल्डेस्ट सन की तरह, जो कि ऑर्थोडॉक्स का नोबल सेक्ट है। और तुम अपनी इन एक्सेप्शनल एबिलिटी को क्यों छुपा रहे हो दूसरों से? तो यंग मास्टर कह रहा होता है मैं ये जानता हूँ, मगर यह ग्रैंड मदर की विश थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके सन और ग्रैंड सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, वो भी उनकी डॉटर इन लॉ की वजह से। वह अपनी फैमिली में ऐसा डिज़ास्टर नहीं देखना चाहती थी। मगर जब ग्रैंड मदर मर चुकी हैं तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और यह बात मत भूलो कि मैं यहाँ वापस आने वाला हूँ। और वह बता रहा होता है कि जो फोर्स है हमें जो टारगेट कर रही है वो इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अच्छी तरह से फैली हुई है, जैसे कि एक सांप घास में छुपा रहता है। और जब चू सैनमी के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा जी फैमिली का तो वह मुझे हटाने की कोशिश करेगी। और जब फादर रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दिया और वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और वह कह रहा होता है यंग मास्टर कि मैं जो एल्डर सन हूँ इस फैमिली का, मैं बस इसे खड़े होकर नहीं देख सकता। तो मुझे अब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा जब मैं इस चीज़ को समझ पाऊँगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अच्छा अब मैं तुम्हारे शब्दों का मतलब समझ गया। और वह कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर भी इस चीज़ को कठिन समझते हैं कि वह करंट फैमिली में स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकते। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि एग्जाम्पल के लिए जो बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है गैंगसू की बैंकॉक स्वॉर्डमैनशिप, जो फिफ्थ स्वॉर्ड फॉर्म है बैंकॉक स्वॉर्डमैनशिप की, वो 2 स्वॉर्ड स्टाइल हैं जो कि ऑफेंस और डिफेंस के लिए दोनों के लिए काम करती है स्वॉर्ड। अगर तुम्हें वहाँ से रिट्रीट करना है तो तुम्हें अपनी फ़ौज को पीछे लेके जाना होगा और तुम्हें अपने हिप्स इस तरह से बाहर निकाल दूँगे। और मगर तुम्हारी ये फैमिली इस पोस्चर को एडॉप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि यह ऑर्थोडॉक्स साइड के स्टाइल में नहीं बैठता। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बियॉन्ड जाना चाहिए लिमिट से जो जी फैमिली की है और तुम्हें कुछ और अच्छा सीखना चाहिए? तो इस बात को सुन के यंग मास्टर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, मगर क्या तुम हमारी फैमिली को इंसल्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे मेरे सामने? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, कि मैं भी इसी फैमिली में खाते और रहते हुए बड़ा हुआ हूँ। और वह कह रहा होता है कि मगर ऐसा लगता है जो पावर है अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की वो ज़्यादा है ऑर्थोडॉक्स से। मैं बस यहाँ यंग मास्टर को फेयरवेल करने आया हूँ जो कि अपनी एक नई जर्नी पर जा रहे हैं इस जगह को छोड़ के। बस मैं इस बारे में चिंतित हूँ। तो यंग मास्टर उस स्क्रोल को अपने पास ले लेता है और कह रहा होता है ठीक है, अगर ऑर्थोडॉक्स हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स, मगर जब तक तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करने आऊँगा। और लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है और वह क्या है कि अगर सोयोन खतरे में आ जाती है तो सिर्फ एक बार उसकी मदद कर देना। वह सिर्फ एक अभी बच्ची है। जो सोयोन है वह एक क्लेवर चाइल्ड है, मगर कभी भी ज़रूरत पड़े बस जैसे तुम मेरी मदद करते थे ऐसे ही उसकी मदद करनी देता। वो कहता है कि जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तुम उसे आगे कर सकते हो।
तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि मैंने कब तो यौन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। तो यंग मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तुम इस बारे में चिंता मत करो, और उस स्क्रोल को मेन कैरेक्टर को देते हुए कह रहा होता है ये मेरे लिए बेकार है और तुम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उस दिन यंग मास्टर उन आखिरी शब्दों के साथ चले गए वहाँ से, और मुझे ऐसा लगा था कि यह आखिरी बात होगी दो भाइयों के बीच, जब ये बात मैंने बाद में रियलाइज़ की थी। और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर कुछ इंग्रेडिएंट इकट्ठे करते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये इनफ होंगे, कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लेट नहीं होना चाहिए। और टाइम पास होता रहता है और स्प्रिंग सीजन आ जाता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर हर्ब कलेक्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि स्प्रिंग आ चुके हैं और दिन और ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। अभी आधे साल से भी कम हुआ है जब यंग मास्टर छोड़ के गए थे, मगर उतने ही टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। मेरी हाइट एकदम से लंबी हो गई। उस वजह से अब मैं बाहर काम करने आसानी से जा सकता हूँ। हर एक बार मैं हर एक नए एरिया में जाता हूँ और वहाँ के विलेज और सराउंडिंग को देखता हूँ कि इंश्योर करने के लिए जो पीपल रह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, जो यंग मास्टर छोड़ के गए थे। मगर थैंकफुली जो सो योन है वो अच्छा कर रही है बिना कोई इशू के, ना कि यंग मास्टर की तरह जो भी फैमिली रीजन में फंसते ही रहते थे, क्योंकि उनको चूसन भी टारगेट करती थी। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर टाउन में आ जाता है और कह रहा होता है कि यंग मास्टर को ये पहले से ही पता था, और उन्हें यह भी पता था कि जो सो योन है वो बहुत ज़्यादा चालाक है और वह अपना ध्यान रख सकती है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी बहन के लिए मदद करने के लिए कहा है। जो यंग मास्टर की जो एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की अपने शब्दों से ही, वह बहुत ज़्यादा अच्छी है और वह मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी दिखाया जाता है दो लेडीज़ बात कर रही होती हैं और एक स्कार्फ बांधे हुए लेडी कह रही होती है कि जो यायोल फैमिली है उसमें से कोई आया है, क्या हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन हर्ब को लेके उन लेडीज़ को देते हुए कह रहा होता है मैं वापस आ गया। तो दूसरी लेडी होती है वो कह रही होती है जैसा तुमसे एक्सपेक्ट किया था जुआनियो, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो इन्हें चूज़ करने में। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो वह दूसरी लेडी बता रही होती है जो यायोल फैमिली है उन्होंने किसी को भेजा है और ऐसा लग रहा है उनका प्लान है यहाँ कुछ दिन रुकने का, तो इसीलिए हमारे पास इनफ प्रिपरेशन होनी चाहिए फूड की। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है अच्छा, क्योंकि ये काम से सोल फैमिली की मेन फैमिली है, तो इनको अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह है हर एक चीज़ में। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है और उसके पीछे उसके साथ ही लकड़ी को तलवार की तरह यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि जो यायोल फैमिली है वो कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिससे काम से सियोल फैमिली के अच्छे ताल्लुकात हैं। तभी उन पीछे दोनों में से एक लड़का पूछ रहा होता है कि जाने हो क्या तुम इसे देख सकते हो कि मेरी शॉर्ट स्किल कैसी हैं। तो हाँ मेन कैरेक्टर उनको पैसे देते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सब रख सकते हो और जाओ और कुछ खरीद लो जो जो भी तुम्हें खाना है। तो वो लेडी कह रही होती है कि ऐसा लगता है कुछ कोई सेलिब्रेशन होने को है, ना कि खाने से मगर और भी चीज़ों से। जिस तरह से टेबल फेबल सजाई जा रही हैं और भी चीज़ें गैदर करी जा रही हैं, इससे लगता है कोई सेलिब्रेशन होगा जल्दी। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है एक सेलिब्रेशन, एक दावत जो कि बाहर के गेस्ट के लिए, मगर विलेज में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर किस बात के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है। तभी दिखाया जाता है चूस एंड मी को जो कि सोयोन से कह रही होती है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह है। यायोल फैमिली के यंग मास्टर हैं वो तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करने वाले हैं सोयोन। तो अब हमारी काम से सियोल फैमिली की बारी है कि उनकी एक अच्छी केयर करने के लिए। तो मुझे लगता है तुम अपनी फैमिली के लिए यह करोगी, कि मुझे भी लगता है कि तुम भी ऐसे ही सोचती हो जैसा मैं सोच रही हूँ। तो तुम्हें यह इंगेजमेंट
एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब यंग मास्टर जा चुके हैं बिना कुछ कहे, तो तुम्हें अपने एल्डेस्ट डॉटर होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, जिससे हमारे फैमिली के ताल्लुकात और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और फिर अपनी आवाज़ भारी सी करते हुए कह रही होती है, और तुम यह बात समझ सकती हो और हमें सपोर्ट करो हमारी फैमिली के लिए। और दिखाया जाता है जो सो यौन होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती, और सीन शिफ्ट होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में एक लकड़ी को लेके प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हर एक दिन वह अपना स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता रहता है। और वह बता रहा होता है जब से यंग मास्टर गए हैं, जब से कामचुक सोल फैमिली को कंट्रोल करने के लिए बाहर के लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमारी और वहीं चूसन में भी ऐसा ही करना चाह रही है। और यहाँ तक कि वह तो सोयोन को बेचने के लिए भी तैयार है, बिल्कुल एक टूल की तरह। मगर एक सर्वेंट होने के वजह से कामचुक सोल फैमिली का मेरी लिमिट है इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। यदि सोयोन चली जाती है तो सब चीज़ मेरे ऊपर ही आ जाएगी। और कह रहा होता है कि ये जो वाइट क्रेन शॉर्टमैनशिप है, ये मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की शॉर्टमैनशिप मैं सीखूं। तभी दिखाया जाता है वहाँ सेकंड यंग मास्टर आ जाता है और कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, कि तुम ब्रेड, तुम इस लकड़ी को हवा में क्यों स्विंग कर रहे हो। तो वहाँ मेन कैरेक्टर देखता है, कह रहा होता है ये क्या, श्योल सेंगिल और श्योल सेंगी ये यहाँ क्यों है। तभी सेंगिल बोल रहा होता है कि तुम ढीठ बच्चे, तुम इतने एरोगेंस को किसे दिखा रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें ग्रीटिंग देते हुए कह रहा होता है मैं बस यहाँ पे सफाई कर रहा था, जो कि यहाँ जली हुई लकड़ियाँ उनकी। सेंगिल कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता मुझे क्या पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये बच्चे अब फिर दोबारा से क्या करने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है कि सेंगिल उसकी स्टिक को छीन लेता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम फादर की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बीच में रोज यहाँ सीक्रेटली उन्हें देखते रहते हो, कि तुम लोनली सर्वेंट, क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो बिल्कुल मेरी तरह। तो तभी दिखाया जाता है सेंगिल हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। वहाँ मेन कैरेक्टर पीछे जाके कहता है और वह कह रहा होता है कि इस बारे में क्या है, अब मैं तुम्हें पर्सनली टीच करता हूँ कि कैसे एक स्वॉर्ड को यूज़ किया जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि ये लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं काम से सियोल फैमिली के सर्वेंट की चूज एनमी के ऑर्डर की वजह से। तो सेकंड यंग मास्टर कह रहा होता है चलो उठ जाओ, कि अब से मैं इस लकड़ी की स्टिक को घुमाऊंगा और तुम्हें इससे बचना है, कि तुम इस बारे में क्यों हेजिटेट कर रहे हो, क्या तुम यह नहीं चाहते थे। तभी दिखाया जाता है हाँ मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पर आ जाता है, और सेकंड यंग मास्टर उस स्टिक को लेके दौड़ते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है इस बैट के पास कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या तुम सच में ऐसे से पिटना चाहते हो जो कि एक सर्वेंट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है, और जिस वजह से सेकंड यंग मास्टर पीछे जा गिरता है। और तभी सेकंड डॉटर भी कहती है क्या तुम ठीक हो ऊपर। और तभी वह हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि सेंगिल ओपा, कि तुम इसे दिखाओ कि तुम क्या जानते हो। तभी सेकंड यंग मास्टर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अटैक को डॉज करने की, इस वजह से मेरे फेस पे एक मार्क आ गया। और वह गुस्से में आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में एक जोर से घूंसा मारता है और कह रहा होता है कि तुम डैम ब्रेट, जो कि हमारे घर में पोंछा लगाता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से में मारने लग जाता है और हंसने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसे सहने के अलावा, कि ये बच्चे हमेशा मेरे काम को बढ़ा देते हैं और हर एक चीज़ को मेरे लिए डिफ़िकल्ट बना देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर फर्स्ट यंग मास्टर उसे लैंड के डॉक्यूमेंट ले लेते तो उन पे मेरा कोई एहसान नहीं रह जाता, जबकि वो मेरे पास लैंड के डॉक्यूमेंट छोड़ गए हैं और उन्होंने मुझसे ये करने के लिए किया है, तो अब मेरे पास इसका कोई चारा नहीं है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। और वह सोच रहा होता है अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ यदि किसी दिन यंग मास्टर से दोबारा से मिल जाऊँ, कि मैं अपनी इम्प्रेसिव मार्शल आर्ट से मैं उन्हें इम्प्रेस कर दूंगा, क्योंकि मेरे लो स्टेटस की वजह से मैंने ये वुडन स्टिक भी घुमाई है, इस वजह से भी मुझे मार पड़ रही है। तो उनके फेस पे क्या दिखेगा कि उन्होंने कैसे लड़के से
एक वादा लिया है जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कि पास्ट से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैं यंग मास्टर के 1/10वें के हिस्से की बराबर भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। सारी सिचुएशन पहले की तरह ही है। पहले भी मैं पिटता था और अभी भी। तभी दिखाया जाता है वहाँ कोई आ जाता है और चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि यह कौन है। तभी दिखाया जाता है कि वह सो योन होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और कह रहा होता है क्या ये तो सो योन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और हमारा सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लेडी सोयोन हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और हाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। जिन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कह रहा होता है कि अगली बार लेडी सोयोन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तभी दिखाया जाता है कि वो सीन कट के ग्रैंडपा हुयांग को दिखाया जाता है जिनकी गोद में वह लोटा हुआ होता है। और ग्रैंडपा हुयांग कह रहे होते हैं कि जल्दी होश में आओ तुम। ऐसा लगता है तुम पिटने के बाद नींद में भी बात कर रहे थे। यह बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है और एक संग शॉक होते हुए पीछे चला जाता है। तो ग्रैंडपा हुयांग उससे दुआ से कहने लग जाते हैं कि तुम हमेशा ही कोई ना कोई ट्रबल खड़ी करते रहते हो। अब तुमने क्या कर दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये इतनी दर्द क्यों नहीं कर रही है। क्या इतनी जल्दी मेरी इंजरी हील हो गई। तो मेन कैरेक्टर ग्रैंडपा हुयांग से पूछ रहा होता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था यहाँ पे। तो हुयांग बता रहे होते हैं कि पूरा एक दिन बीत चुका है। ये वही समय है जब कल तुम में मार पड़ी थी। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे पक्का याद है कि मैं कल सच में लेडी सोयोन से मिला था। और दिखाया जाता है कल का सीन जहाँ पे लेडी सोयोन कह रही होती हैं कि तुम्हारी रिप्स वो इंजन है। अगर तुम्हें बिना ट्रीट के छोड़ दिया जाए तो तुम्हारा पेट यह सूज जाएगा। और वो कह रही होती हैं कि जो सेंगिल है उसने जानबूझ के इतनी तेज़ी से पीटा है जिससे इसके और ज़्यादा खतरनाक घाव बन जाए, कि मैं उसके बिहाफ पे तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और दिखाया जा रहा होता है वो अपनी पावर से उसको सही कर देती है। उसकी आधी से ज़्यादा इंजरी ठीक हो जाती हैं और कह रही होती है अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, अब तुम आराम करो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जैसा मुझे याद है उन्होंने मुझे मदद करी थी इन इंजरीज से जिससे मेरा पेन कम हो गया। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं कि बच्चे तुम क्या इतने ज़्यादा सैड हो कि जो एल्डेस्ट लेडी हैं उनकी शादी होने वाली है इससे। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम किस तरह की बकवास करने लग गए दोबारा से। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं क्योंकि तुम्हारी एज में ऐसा ही होता है। क्या तुम्हें सबसे बड़ी लेडी की मैरिज की न्यूज़ नहीं मिली, इसकी वजह से तुम गुस्सा हो और तुम यहाँ तक कि फ़ाइट भी करना चाहते हो यंग मास्टर से। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड हूँ। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है क्योंकि अगर हम फूल भी हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और कह रहा होता है मेन कैरेक्टर कि मुझे लगता है कि आप भी बड़ी लेडी के लिए डिप्रेस हैं। क्या तुम भी एल्डर्स लेडी के बारे में सोच रही हो मैंने ठीक कहा ना ग्रांड पर। तो ग्रांड पर कहते हैं कि तुम किस बारे में बात करने लग गए अचानक से। क्योंकि ग्रांड हुयांग थोड़ा सा चिल्ला के बोलते हैं। तो हाँ मेन कैरेक्टर अपनी रिप्स को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पे ऐसे ही चिल्लाओगे तो मेरी ये रिप्स मुझे दर्द करेंगी। वो कह रहा होता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं क्या तुम सच में जोंग वोन के साथ नहीं रहते थे कि तुमको यहाँ सोयोन ने भेजा है। क्या ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी पहचान है फ्योल फैमिली से और तुम्हारी वहाँ रिप्यूटेशन भी एक ठीक ठाक है। क्योंकि ये मुझे सेंस बनाता है। मुझे याद है जब ओल्ड लेडी का फ्यूनरल हो रहा था तब तुम कितने सैड थे। अब बताओ मुझे तुम्हारा किस तरह का रिलेशनशिप था ओल्ड लेडी के साथ। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि बिल्कुल मेरी तरह सिमिलर था जो लेडी सोयोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसने ग्रांडपा को बता दिया कि सियोल फैमिली में क्या क्या हुआ था जब, यहाँ तक कि लैंड डॉक्यूमेंट के बारे में और चैंग सैनमी और यंग मास्टर के बीच की बातों के भी बारे में। और मैंने ये सारी चीज़ बता दी तो कैसे वह चू सैनमी इस फैमिली की ताकत को अपना बनाना चाहती है। और यहाँ तक कि सो योन की
मैरिज की बात जो अचानक से आ गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीशियस हूँ चू सैनवी के ऊपर, क्योंकि वह इतनी जल्दी कर रही है यंग लेडी की शादी करने के लिए। तो ग्रांड पवियांग कह रहे होते हैं, यह सचमुच बड़ी करता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी दूसरों को धोखा देने में नहीं गुजारी, और तुम मुझे अचानक से अपनी फीलिंग के बारे में क्यों बताने लगे। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंकता है, और ग्रांड पवियांग दोबारा से कहने लग जाते हैं कि तुमने सच में ओल्ड मैन को टेक कर दिया जिसने तुम्हें पाला है, तुम बहुत ज़्यादा ईविल बास्टर्ड हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है, मैं यह बहुत सुनता हूँ, मगर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, और मेरा पेट दर्द कर रहा है बोलने पर। तभी ग्रैंड हुआंग वहाँ बैठ जाते हैं और उसको बता रहे होते हैं कि मुझे पता लगा कि तुम्हारी रिब्स जो है डैमेज हैं, तुम्हारी यंग लेडी ने मदद की है जिससे तुम्हारे दर्द में और आराम मिल जाए। और जो व्यक्ति ब्लड को इस तरह से ख़त्म कर सकता है, उसने ज़रूरी एक मार्शल आर्ट सीखी है जिससे वह बॉडी की इंटरनल एनर्जी की फ्लो को अपने हिसाब से यूज़ करके खून के जमे हुए धब्बों को आराम से हटा सकता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया यंग लेडी के लिए जिन्होंने तुम्हें इतना ठीक कर दिया जिससे तुम अब बोल पा रहे हो इतने पीछे जाने के बावजूद भी। और अब बिल्कुल तुम मेरी तरह फॉलो करो जिस तरह से मैं ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करूँगा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है, ग्रैंडफादर क्या तुमने भी मार्शल आर्ट सीखी है। तो ग्रांड पर हुआंग कह रहे होते हैं कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम इसे सीखो ब्रीथिंग टेक्निक को, कि आराम के धीमे से सांस लो और उसे छोड़ो, और उनके अंदर से ऑरा निकलने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जो ब्रीथिंग टेक्निक इसने ये पहली बार ट्राई की थी जिससे इसके अंदर की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस होने लगी, और कुछ ही सांसों में जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और मेरी बॉडी वे पहले से और ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगी, और ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी बॉडी पहले से हल्की हो गई है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या यह टेक्निक ये तुमने डेवलप किया। तो ग्रांड पर हुआंग कह रहे होते हैं, जब मैं अपनी जवानी के दिन में था तो मैं घूमता था, तो जब मैंने एक ओल्ड मैन से अचानक से मुलाकात हुई माउंटेन पर, और मैंने उनको थोड़े से राइस और अल्कोहल दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यह बुक दी थी, और यह टेक्निक यह भी मैंने उसी बुक में से सीखी है। और ऐसा लगता है कि जैसे वह ओल्ड मैन मार्शल आर्टिस्ट था, और वो जाता है अलमारी को खोलता है और कह रहा होता है कि तुम एक स्मार्ट बच्ची हो, तुम भी इस किताब को आराम से पढ़ सकते हो, वैसे भी यह किताब ये यहीं पढ़ी है, और वैसे तुम्हें पूरे एक दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए। और वो बता रहा होता है कि वैसे मैं इस किताब के खाली पहले चैप्टर को समझ पाया हूँ, और उसी को परफॉर्म कर पाता हूँ, और उससे आगे मैं नहीं जा पाया। अगर तुम इस मार्शल आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। तो हाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि एक स्ट्रेंज दिखने वाला ओल्ड मैन, कौन जानता है इस ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में, वो किस तरह का पर्सन होगा। तो वहाँ से ग्रांट पर हुआंग जाते हुए कह रहे होते हैं, अब तुम रेस्ट करो यहाँ पे। तो हाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ग्रांट पर हुआंग जाते हुए कह रहे होते हैं कि मैं यह इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ जुआंग जोंग उनको कि तुम यहीं पे रुकने वाले हो कुछ दिन के लिए, और जो हमने बात की है इसके बारे में हम बाद में आके बात करेंगे और इसको सीखेंगे, और मैं तुमसे कुछ सीखना चाहूँगा जो तुम इसे समझ जाओगे तो। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम्हें यंग मास्टर ने एक्नॉलेज किया था। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उस किताब को खोल लेता है और पढ़ने लग जाता है कि यहाँ पे हेवन और अर्थ हैं जिनके अंदर पीपल है। लोग जन्म लेते हैं हेवन और अर्थ की एनर्जी से मिलके, तो जब भी तुम इस एनर्जी से मर्ज हो जाते हो तो तुम इस एनर्जी पे आराम से कंट्रोल पा लेते हो और अपने शरीर को नियंत्रण कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है, क्या ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म हमारे माता पिता की वजह से हुआ है, ना कि हेवन और अर्थ से। तो इसमें यह हेवन और अर्थ क्या कर रहे हैं। वह बता रहा होता है बुक के फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ कही गई थी, और सब चीज़ ऐसे ही लिखी गई थी, और जब मैं किताब के एक सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो मैं समझने लगा इस ऑथर की फीलिंग के बारे में जिसने यह किताब लिखी है, कि जब मैं जन्म लिया तब ज़्यादा वीक था, मगर मैंने स्ट्रांग होने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और जो मैंने यहाँ ब्रीथिंग टेक्निक छोड़ी है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक से है, और यह जो ताकत है
वो रोज ही ना तुम्हें ट्रेनिंग करने से आएगी। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है। वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, यहाँ तक कि मैंने अभी शुरुआती ब्रीथिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जिससे मेरा पेन भी चला गया। तो मुझे इस ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर करना होगा अपनी बॉडी का कंट्रोल पाने के लिए। और वहाँ मेन कैरेक्टर क्या होता है, और जैसे ही वह 6 ब्रीथ लेता है उतने में ही वह गिर जाता है कि मुझे नहीं पता था सांस लेना भी इतना कठिन हो सकता है। तभी वह दोबारा से कहता है और कह रहा होता है 8 कि ये ब्रीथिंग टेक्निक यह इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों है। ये बहुत ज़्यादा अमेज है मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा कठिन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बैठता है, कह रहा होता है क्या मेरे शरीर का दर्द पूरा जा चुका है। मुझे नहीं पता यह बुक किसने लिखी है, बट यह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यह इतनी भी ईजी नहीं हो सकती सीखने के लिए। और वो कह रहा होता है कि तुम देखते रहो, मैं इस किताब को मास्टर कर लूँगा बहुत जल्दी। तभी वह लेटा हुआ होता है, वह देखता है कि मिस योयोन। तभी दिखाया जाता है कमरे के अंदर का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और सोयोन और उसकी एक सर्वेंट बैठे हुए होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि मिस सोयोन कि तुम मुझे यह देखने के लिए आई हो ऐसी जगह पे, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। तो सोयोन कह रही होती है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्थ को चेक करने के लिए आई हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और वो कह रही होती हैं कि मुझे माफ़ करना, ये मेरी सिबलिंग का फॉल्ट था, मैं उनके बिहाफ पे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे पहले ही ट्रीट कर दिया था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ है। तो सोयान कहनी होती है मगर फिर भी मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, तुम जितने दिख रही हो उससे ज़्यादा हर्ट हुए हो। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मगर मैं अब ठीक हूँ। तो सोयान वहाँ से जाते हुए कह रही होती हैं कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन छोड़ के जा रही हूँ, ध्यान से इन्हें खा लेना। ग्रैंडपा हुआंग के लिए थैंक्स ना मेरी तरफ से। तो हाँ मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मिस सोयोन। और वह सोच रहा होता है कि उनके लिए तो मैंने खाली कुछ पंचेस खाए थे जिसकी वजह से मैं इतना हर्ट हो गया, मगर उन्होंने मेरे बारे में इस तरह से सोचा, तो अब मुझे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपनी ब्रीथिंग टेक्निक परफॉर्म करने लग जाता है। और पहले वह गिन रहा होता है ब्रीथिंग टेक्निक को, 10 ब्रीथिंग टेक्निक, 12 ब्रीथिंग टेक्निक, और फिर एक टाइम पे जाके वो उन्हें गिनना बंद कर देता है और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक पे ही फोकस करने लगता है खाली। तभी दिखाया जाता है कि गेट खोल के गिरान पर हुआंग आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम इतनी रात पे भी क्या कर रहे हो, आज तुम अभी तक सोई भी नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गिरान पर, और वह कुछ देख के चौंक जाता है कि इतनी जल्दी रात हो गई, मगर अभी तो बिल्कुल सुबह थी। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि तुम कितनी देर से बाहर थे गिरान पर, तुम थोड़े से डल दिख रहे हो। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगा था जैसे कि खाली आधा घंटा ही बीता हुआ होगा। तो ग्रांड पर हुआंग कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसी तरह से रहना चाहिए, क्या तुमको दर्द नहीं हो रहा है। तो हाँ मेन कैरेक्टर अपना पेट पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या, और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर एनर्जी भर गई हो। तो ग्रांड पर हुआंग कह रहे होते हैं कि जब तक तुम इसे मूव कर सकते हो तो यह बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है। तो अब मेरे पास एक स्टोरी है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, तुम मेरे पास आके बैठो। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है मगर तुम कहाँ गए थे। तो ग्रांड पर हुआंग अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं मेरे को एक स्टोरी याद है, नोमा, जो मेरे साथ एक बार शेयर करी थी इस बारे में। तुम्हारे जन्म से पहले दो फैमिली थी जिनके बीच में फाइटिंग हुई, जिनमें से एक थी मीटो सोवर गेट और दूसरी थी वाइट ड्रैगन फोर्ट्रेस। उनके कॉन्फ्लिक्ट में वाइट ड्रैगन फोर्ट्रेस ने अपनी मार्शल आर्ट से उस व्यक्ति को अपने नाम कर लिया, मगर नेचुरली जो बिएक्डो एयरलाइंस थी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो जीतने वाले हैं वो मीटो शोर गेट है, मगर वह इस चीज़ को देख के सरप्राइज हो गए इन दोनों की फाइट को। जो मीटो शॉर्ट गेट था वो इस बैटल में क्रश हो गया और इस फाइट के बाद दोनों ही फैमिली डिसपियर हो गई इस संसार से। मगर रिसेंटली जो सक्सेसर है वाइट ड्रैगन फोर्ट्रेस का, वो उसने अपने आप को रिवील किया है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या ये यायोल फैमिली है, वह है क्या चूसन में जरूर उनके साथ अलायंस में है। और ग्रांड भगवान कह रहे होते हैं मगर वह जानकारी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट प्रिंस हैं और यंग लेडियाँ उनके ऊपर अपनी नज़र रखी। तो हाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब मैं कुछ कुछ समझा। तो ग्रांड भगवान कह रहे होते हैं कि इतना ही मुझे पता था
और मैं आगे भी इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करता रहूँगा। और जो यंग लेडी की मैरिज है उसका ओकेशन कल ही होने वाला है शायद से। और मुझे लगता है कि मुझे यायोल से फैमिली के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा जुटानी चाहिए। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि इस बंडल में क्या है, कि तुम इसे कहाँ से लेके आई हो। तो ग्रांडपा हुआंग कह रहे होते हैं, ये जो क्लॉथ हैं मुझे नो मा ने दिए थे जब मैं जवान था, और यह कपड़े उसने अपने हाथों से सिल के दिए थे। मैं इनको अपने पास रखता हूँ क्योंकि मैं इसे पहन नहीं सकता और ना ही छू सकता हूँ, मगर ये नो मा ने मेरे लिए दिए थे तो मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं तुम्हारी फीलिंग के बारे में समझता हूँ, मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया है। तो ग्रैंडपा हुआंग कह रहे होते हैं कि नहीं, जो कि एक बूढ़ा आदमी मेरी तरह उसको थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठी कर लेनी चाहिए तुमसे पहले। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि थोड़ा ध्यान से किसी मैस में मत फंस जाना। तो ग्रांड पर हुआंग कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं हूँ, मगर मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया है। जब मैं यहाँ पे ना रहूँ तो तुम्हें ही यंग लेडी को प्रोटेक्ट करना है। और ग्रांड पर हुआंग अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो हाँ मेन कैरेक्टर बताता है कि जब ग्रांड पर हुआंग उसी दिन काम से उक्सोल फैमिली को उस सुबह छोड़ के चली गई, और जो नोमा थी वो उनके लिए ज़रूरी एक स्पेशल पर्सन रही होगी। अब यहाँ पे खाली सोयोन बची हैं जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं ग्रैंडपा की पोजीशन पे आ गया हूँ जिनको सेव करना है मिस सोयोन को। तो अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो कह रहा होता है, और मुझे स्ट्रांग क्यों होना है, क्योंकि मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है जिनको मैं प्यार करता हूँ, जैसे कि ग्रैंडपा हुआंग। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बिना कोई रिग्रेट के जीना चाहता हूँ, कि मैं एक ऑर्फन के रूप में पड़ा हुआ हूँ जो कि एक फैमिली में काम करता है। तो मुझे अपने के पाथ पे चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने मैजिक का पाथ चूज़ किया है ग्रांड पर हुआंग। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मिस सुयोन मैं अभी तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और जबकि तुम स्मार्ट हो और तुम कोई भी ट्रेवल से आसानी से निकल सकती हो, वो भी अपने आप से। तो तुम्हें अपने पाथ पे चलना चाहिए और मुझे अपने पे। और कह रहा होता है ग्रांड पर हुआंग, हालांकि मैं तुम्हारी फीलिंग को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, मगर जैसा कि उन्होंने बताया था कि उनके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उनके पीछे चले गए। उनकी जो चॉइस थी वो अलग थी मेरी डिजायर से। तभी उसके घर के बाहर कोई आ जाता है और कह रहा होता है, क्या जवानी अब तुम अंदर हो। तभी दिखाया जाता है एक अंकल को जिनका नाम होता है जोंगमून। वो कह रहा होता है अंकल जोंगमून। तो वह अंकल कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें घूमना कितना पसंद था, मगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चिंतित हूँ जो कि इस तरह से कमरे में बंद है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, मगर कुछ नहीं। तो अंकल कह रहे होते हैं कि इस तरह से एक रूम में बंद रहना पूरे दिन के लिए, इससे तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा पीला सा पड़ गया है। और वैसे जो ग्रांड पर हुआंग है वो क्यों नहीं आए अभी तक, कई दिन गुजर गए। उन्होंने कहा था कि तुम इन कपड़ों को ले सकती हो, और क्या तुम इस बारे में समझ सकते हो। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है ग्रांड पर कुछ ना कुछ कठिनाई में पड़ गई है जरूर से। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।